चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की पहली न्यूज़। हम देखेंगे साइंस वाले पेज से फंगी के बारे में। जिस पिक्चर जो आप देख रहे हैं ना, ये कवक होता है जिसको हिंदी में हम कवक बोल रहे हैं। इसी को लेकर के ये न्यूज़ ऐसी आई है कि 2 स्पीसीज ऑफ फंगी एसोसिएटेड विद बेसल स्टेम रूट फाउंड। ठीक है, 2 कवक की नई प्रजातियों की यहाँ पर खोज की गई है जो कि एसोसिएटेड हैं किससे? बेसल स्टेम रूट। ठीक है, जो जड़ रहती है ना वहाँ पर ये पाई गई हैं, उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। फ्यूचर स्टडीज़ कैन यूज़ द पब्लिक डाटाबेस एंट्री फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ पैथोजन। बताया जा रहा है कि ये जो फ्यूचर वाली स्टडी है इसका उपयोग हम कर सकते हैं पब्लिक डाटाबेस एंट्री के लिए फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ द पैथोजन। यदि पैथोजन की हमें जल्दी से ही जानकारी जुटाना है तो उसके लिए फ्यूचर स्टडी हमारे कारगर साबित हो सकती है या फिर फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो सबसे पहले कुछ जानकारी हम कवक के बारे में देखेंगे। माइकोलॉजी, फंगी का जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं माइकोलॉजी। बहुत ज़्यादा तो चीज़ हम नहीं जानेंगे इसके बारे में, लेकिन कुछ कुछ जो बेसिक जानकारियां हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है ये जो फंगी रहती है वो पर्ण रहित समकेंद्रीय संवहनी ऊतक रहित थैलोफाइट होता है। ठीक है, अब जो सारी जानकारी है थैलोफाइट क्या होता है, संवहनी ऊतक क्या होता है, ये सारी बातें साइंस वाले हिस्से में फिर कभी हम देख लेंगे। इसके अलावा यदि हम देखें तो ये अपने अंदर में भोजन को इकट्ठा करके रखती है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो इनकी जो कोशिका भित्ति रहती है वो काइटिन की बनी होती है। और वहीं यदि हम कोशिका भित्ति की बात करें जिसको हम इंग्लिश में सेल वॉल बोलते हैं, ये केवल जो पेड़ पौधे रहते हैं ना उनकी कोशिकाओं में पाई जाती है, उनकी सेल में पाई जाती है। सेलुलोज से ये बनती है। ये कोशिका को निश्चित आकृति और आकार में बनाए रखने में सहायता करती है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोगल कैन का बना होता है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे जो हम कोशिका भित्ति से भी रिलेटेड देख लिए हैं। इसके अलावा इसमें बताया जा रहा है कि फंगी पौधों में कई सारे गंभीर रोग उत्पन्न कर देते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मस्ट से होती है। पौधों में फंगी के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? सरसों का होता है सफ़ेद रस्ट, गेहूं का होता है लूज स्मस्ट ऑफ वीट, गेहूं का किट्टू रोग रस्ट ऑफ वीट, आलू का होता है ब्लाइट ऑफ पोटैटो मतलब अंगमारी, गन्ने का लाल अपक्षय, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, मूंगफली का टिक्का रोग, इसके अलावा आलू का मस्सा रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, इसके अलावा लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो मतलब आलू की पछेला अंगबारी, प्रांकुरों का डैम्पिंग रोग। ये सारे रोग किसके माध्यम से होते हैं? फंगी मतलब कवक के माध्यम से। इसके अलावा कुछ कुछ रोग हैं और उनको फैलाने वाले फंगी का नाम यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि दमा की यदि हम बात करें तो एस्पिरजीलस फ्यूमिगेटस। ठीक है, इसके माध्यम से ये फैलाता है एस्पिरजिलस फ्यूमिगेट्स। एथलीट फूड की यदि हम बात करें, ठीक है, तो ये फैलाता है टीनिया पेडिस। खाज की यदि हम बात करेंगे, खाज जो रहता है वो किस फंगी के द्वारा फैलता है? तो एकिरस इसके बीज के माध्यम से ये फैलता है। इसके यदि बात करें गंजापन की हम बात करें तो ठीक है, तो गंजापन जो होता है टीनिया कैपिटिस फंगी के द्वारा फैलता है। इसके अलावा जो दाद रहता है, ठीक है, दाद किस कवक के द्वारा फैलता है? तो ट्राइकोफाइटन लेस कोसाई। तो ये सारी बीमारियां किसके द्वारा फैलती? फंगी के द्वारा। दमा, इसके अलावा एथलीट फूड, खाज हो गया, गंजापन हो गया, दाद हो गया, ये सारी चीज़ें कवक के द्वारा फैलती हैं। इसके अलावा यहाँ एक वर्ड आया है गेंडोर्मा, जीनस गेंडोर्मा। तो गेंडोर्मा क्या है? जीनस ऑफ
पोलीपोर फंगी। पोलीपोर फंगी का जीनस माना जाता है क्या? गैंडोर्मा। द फैमिली का नाम यहाँ पर बताया गया है गैंडोरमेटा की। दैट इंक्लूड अबाउट 80 स्पीसीज मैनी फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन की 80 प्रजातियाँ कवक की हैं ये। दे हैव हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल एशियन मेडिसिन। इनका यूज़ किया जाता है दवाइयाँ बनाने के लिए। गैंडोर्मा कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर पोलीपोर बिकॉज दे हैव डबल वाल वाले ये होते हैं, ऐसा यहाँ पर बात बताई गई है। इसमें बताया जा रहा है रिसर्चर फ्रॉम केरला हैव आइडेंटिफाइड 2 न्यू स्पीसीज ऑफ फंगी फ्रॉम द जीनस गैंडोर्मा दैट आर एसोसिएटेड विथ कोकोनट स्टेम रूट। मतलब कि कोकोनट की जो जड़ रहती है वहाँ पर ये न्यू फंगी की स्पीसीज हमको पाई गई है। इसके अलावा दे हैव आल्सो जीनोटाइप्ड 2 फंगी स्पीसीज। ठीक है, कौन कौन सी स्पीसीज इन्होंने नाम रखा उनका? गैंडोर्मा केरलनीस और जी प्यूसुडो एप्लांटम एंड आइडेंटिफाइड जेनेटिक मार्कर्स। इसके अलावा कुछ इनके जो मार्कर्स हैं उनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। बताया जा रहा है इनका जो डीएनए बारकोड है ना हैव बीन मेड पब्लिकली अवेलेबल इन डीएनए सीक्वेंस रिपोजिटरीज so that future study can use it for early detection of pathogen। इनका जो डीएनए है ना वो पब्लिकली अवेलेबल करा दिया गया है ताकि यदि इनसे कोई रोग फैलता है या फैलने की कोई संभावना है तो हमें पता चल जाए कि किस फंगी के माध्यम से ये रोग फैला है। द रिसर्च वाज पब्लिश्ड इन जर्नल माइकोलॉजिया, एक पत्रिका है जहाँ पर ये स्टडी को प्रकाशित किया गया है। आगे फिर बात बताई जाती है बेसल स्टेम रूट के बारे में। ठीक है, द बट रूट जिसको बेसल स्टेम रूट भी कहा जाता है कोकोनट की, कई सारे नामों से कई सारे हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट में ये जानी जाती हैं। गैंडोर्मा विल्ट आंध्र प्रदेश में बोलते हैं, एना बोर्गा कर्नाटका में बोलते हैं, तंजावुर विल्ट तमिलनाडु में बोला जाता है, टू मेंशन ए फ्यू। बताया जा रहा था इन्फेक्शन बिगिंस एट द रूट बट सिम्टम्स इंक्लूड डिसकलरेशन एंड रूटिंग ऑफ स्टेम एंड लीव्स। इन द लेटर स्टेज फ्लावरिंग एंड नट सेट डिक्रीज एंड फाइनली द कोकोनट पाम डाइज। यदि ये कवक किसी पौधे पे लग जाता है, किस प्रकार से उसकी लाइफ में चेंजेस आता है, पत्तियाँ कैसी हो जाती हैं, तने में क्या परिवर्तन दिखाई देता है, फूलों में क्या कंडीशन हो जाती है, सारी बात यहाँ पर बताई जाती है। बताया जा रहा है ये जो इन्फेक्शन है ना वो चालू होता है कहाँ से? जड़ से। लेकिन इसके जो सिम्पटम है ना इंक्लूड डिसकलरेशन मतलब कलर का उड़ जाना और रोटिंग ऑफ स्टेम का जो रोटिंग हो जाना, और इसकी जो लीव होती हैं वो कैसे होने लगेंगी? पीली पड़ जाएंगी और सूख जाएंगी। इन द लेटर स्टेज फ्लावरिंग एंड नट सेट डिक्रीज। इसके बाद जो फूल रहते हैं, ठीक है, और उसके जो नट रहते हैं वो भी धीरे धीरे उनमें कमी देखने को मिलती है और फाइनली जो कोकोनट पाम होता है वो डाई हो जाता है। ए रेडिश ब्राउन ओजिंग इज सीन। ठीक है, यहाँ पर रेडिश ब्राउन ओजिंग हमको दिखाई देती है। यहाँ पर ओजिंग वर्ड आया है। ओज किसी वस्तु का मंद गति से बाहर निकलना या फिर उसको निकलने देना, रिसाव जिसको कहा जाता है। तो ए रेडिश ब्राउन ओजिंग इज सीन, तो इसमें कुछ रिसाव भी हमको देखने को मिलता है। और बताया जा रहा है दिस ओजिंग हैज़ बीन रिपोर्टेड ओनली इन इंडिया, और ऐसा केवल हमारे इंडिया में ही देखने को मिला है। एक बार यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो रिकवरी ऑफ प्लांट इज़ नॉट लाइकली, तो उसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। नॉट सरप्राइजिंग देन दैट दिस कॉजेज ए ह्यूज लॉस, और इसी के चलते चलते बहुत सारा लॉस हमको देखने को मिलता है। आगे बताया जा रहा है कुछ एस्टिमेट बताए गए हैं 2017 में। इन इंडिया अराउंड 12 मिलियन पीपुल आर सैड टू डिपेंड ऑन कोकोनट फार्मिंग।
2017 का आंकड़ा है 12 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कोकोनट की फार्मिंग में अभी भी डिपेंड है। लेट साइंस के बारे में यहाँ पर बात बताया जाता है कुछ और। अनदर साइन ऑफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंस ऑफ सेल्फ लाइक बेसिडियोमेटा विच आर द फ्रूटिंग और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। अब नया यहाँ पर स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है, फ्रूटिंग या फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फंगस ऑन द ट्री ट्रंक। जो ट्री का जो ट्रंक्स रहता है वहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बेसिडियोमेटा कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम एक स्ट्रक्चर देखे हैं जिसका नाम रखा गया है बेसिडियोमेटा। ये ट्री के ट्रंक में मतलब तने में हमको देखने को मिलता है। बताया जा रहा है आल्दाउ माइक्रोस्कोपिक मैनी फंगी प्रोड्यूस मैक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग स्ट्रक्चर ऑन द सबस्ट्रेट्स वेयर दे ग्रो, फॉर एग्जाम्पल गेंडोरमा। ठीक है, एक गेंडोरमा का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि आल्दाउ माइक्रोस्कोपिक मैनी फंगी प्रोड्यूस मैक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग। माइक्रोस्कोपिक की हम बात करें तो कई सारे जो फंगी है ना वो प्रोड्यूस करते हैं मैक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग स्ट्रक्चर को। बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर रहते हैं आप उनको क्लियरली देख सकते हैं। अब इसमें बताया जाता है बेसिडियोमेटा ऑफ गेंडोरमा बियर रिप्रोडक्टिव प्रोपेगल्स विच आर डिस्प्लेड थ्रू वाइंड एंड समटाइम्स विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। इसमें ये बात बताई जा रही है कि ये आखिर और अपने आप को फैलाते कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें वाइंड और कुछ कुछ जो इंसेक्ट रहते हैं ना वो एक जगह से दूसरी जगह में डिस्प्रेड करने का काम करते हैं। दैट इज़ हाउ द पैथोजन स्प्रेड फ्रॉम वन होस्ट टू अदर। यहीं से एक जगह से दूसरे जगह में ये लोग फैलते जाते हैं। बताया जा रहा है फंगस के बारे में, चूँकि जो फंगस रहता है माइक्रोस्कोपिक रहता है इसीलिए इट इज़ ओनली डिटेक्टेड आफ्टर सिम्टम। जब तक कि इसके सिम्टम हमको नज़र नहीं आएंगे तब तक हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सिम्टम आर स्टार्ट मैनिफेस्टिंग या फिर व्हेन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर बोर्न विच कैन बी टू लेट। और जब तक ये अपना कुछ स्ट्रक्चर ना बना ले तब तक हमको पता नहीं चलता और तब तक काफ़ी देर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बताई जाती है लैक ऑफ टैक्सोनॉमी की, वर्गीकरण भी कोई खास यहाँ पर नहीं किया गया है इनके बारे में। सरप्राइजिंगली बिफोर दिस स्टडी द डिसीज वाज कॉमनली एट्रीब्यूटेड टू द जीनस गेंडोरमा। इस अध्ययन से पहले ये जो डिसीज़ थे ना इनको कॉमनली एट्रीब्यूट कर देते थे किससे, जीनस गेंडोरमा से। तो इस स्टडी के पहले ये जो डिसीज़ था इसको किससे संबंधित ठहरा दिया जाता था, जीनस गैनोडेर्मा से इसको रिलेट कर दिया जाता था। द स्पेसिफिक स्पीसीज इन्वॉल्व वर नॉट आइडेंटिफाइड करेक्टली। इसके लिए मेन जो प्रजाति जिम्मेदार है वो कौन सी प्रजाति है इसको नहीं खोजा गया था। आगे बताया जा रहा है वन रीजन फॉर दिस कुड बी द लैक ऑफ स्टडीज़ फोकसिंग ऑन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में कोई खास स्टडी नहीं की गई, इसी के चलते चलते ऐसा हुआ है। बताया जा रहा है प्लांट पैथोलॉजिस्ट may be very good at identifying disease based on disease symptom, devising strategies to prevent disease occurrence and even in developing disease resistant plant। आगे बताया जा रहा है कि प्लांट पैथोलॉजिस्ट्स क्या कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिसीज़ को बेस्ड ऑन द डिजीज़ सिम्टम, डिजीज़ के सिम्टम को देखकर। इसके अलावा वो स्ट्रेटजी भी कुछ तैयार कर सकते हैं टू प्रिवेंट स्टडीज़ और टू प्रिवेंट डिसीज जब वो उनको उसके लक्षण दिखाई देने लगे। इसके अलावा इवन इन डेवलपिंग डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि इस प्रकार के डिसीज़ का रेजिस्टेंट विरोध करने लगे। हाउएवर देयर इज़ ए डर्थ ऑफ फंगल टैक्सोनॉमिस्ट। बताया जा रहा है कि फंगल टैक्सोनॉमिस्ट का भी अकाल पड़ गया, मतलब बहुत कमी है जो लोग ऐसे इनका अध्ययन करते हैं।
among plant pathologists who are able to identify fungal pathogens with accuracy। तो हमारी साइंस की व्यवस्था में कौन कौन सी कमियां हैं, यहाँ पर कुछ कुछ बातें बताई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया जाता है द 2 member टीम कलेक्टेड द मटेरियल ऑफ देयर रिसर्च ड्यूरिंग द 2015 से लेकर के 2019 में इसके सैंपल को कलेक्ट किया गया था। एक न्यूज़ आई है, थोड़ी सी जानकारी के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है एस्टिमेटिंग लॉसेस। कोरोना के चलते चलते जो डेथ हुई है उसके एस्टिमेशन को लेकर के ये रिपोर्ट यहाँ पर बताई गई है। पूरे हम वर्ल्ड की बात करें, द ट्रू डेथ टोल ड्यू टू कोरोना वाज मोर देन रिकॉर्डेड। जितना रिकॉर्ड किया गया है उससे कहीं ज़्यादा कोरोना के चलते चलते डेथ हुई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई थी कि जिन व्यक्तियों की डेथ के चलते चलते कोरोना के चलते चलते डेथ हुई है उनको 50,000 का कंपेंसेशन दिया जाए, तो उसी हिसाब से यहाँ बात बताई जाती है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट 6,14,211 क्लेम ऑफ कंपनसेशन फॉर डेथ ड्यू टू कोरोना वाज फाइल्ड इन 20 स्टेट अगेंस्ट द रिपोर्टेड डेथ टोल ऑफ 4,29,872 in those state. The numbers were stark for some state. बताया जा रहा है कि टोटल कितनी डेथ हुई है 4,29,872 और क्लेम कितना आया है 6,14,211 का कंपनसेशन के लिए। आगे बताया जाता है कि ए रिसेंट पेपर इन साइंस यूज्ड ए नेशनल सर्वे ऑफ 1.5 लाख एडल्ट एंड एस्टिमेटेड दैट कोरोना कॉन्स्टिट्यूटेड 29% ऑफ डेथ फ्रॉम जून 2020 से लेकर के जुलाई 2021 तक। तो 29% ऑफ डेथ कहाँ पर हुई है 2020 से लेकर 2021 के बीच में, एक साल का ये आंकड़ा है। इसमें 29% किन की डेथ हुई है एडल्ट लोगों की, और टोटल संख्या 1.5 लाख बताई गई है। आगे बताया जा रहा है दिस कॉरेस्पॉन्ड टू 32 लाख डेथ ऑफ विच 27 लाख ऑकर्ड इन अप्रैल जुलाई 2021। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 32 लाख डेथ में से 27 लाख अकेली जो डेथ रही थी वो अप्रैल जुलाई 2021 में हुई थी। दिस नंबर वाज corroborated with 2 government data source which showed all cause mortality increase by 27% और 26%। मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर किस प्रकार से उसमें वृद्धि देखने को मिली उसके बारे में बात बताई गई है। साइंस की अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं डायनासोर के इवोल्यूशन से रिलेटेड। एक नई स्टडी सामने आई है डायनासोर को लेकर के। इसको लीड किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टोल। मेड ए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द लिम्ब मस्कल। इन्होंने क्या काम करा, रिकंस्ट्रक्शन करने का काम करा लिम्ब मस्कल्स को। ठीक है, लिम्ब, ठीक है, लिम्ब मतलब होता है एनी ऑफ पेयर्ड पार्ट एज आर्म, विंग और लेग ऑफ एनिमल दैट स्टिक आउट फ्रॉम द बॉडी and are used mostly in moving and grasping. A large branch of tree, आप कह सकते हैं शरीर के अंग, लिम्ब मस्कल ऑफ ए स्मॉल से लेकर के मीडियम साइज डायनासोर थेकोडोंटोसोरस विच रोम्ड द अर्थ 205 मिलियन ईयर्स एगो। द स्टडी रिवील हाउ मैसिव 50 टन क्वाड्रप्टेड डायनासोर लाइक डिप्लोडोकस इवॉल्व फ्रॉम दिस बाइब्ड स्पीसीज। तो डिप्लोडोकस है और बाइब्ड स्पीसीज है। आगे जो ये लोग अंग बना रहे हैं उसकी एज क्या होगी, एस्टिमेशन लगाएं तो 205 मिलियन साल पुरानी इनकी एज बताई जा रही है। इसके बाद वाली अगली साइंस की न्यूज़ है हाउ पीपुल क्लिक। When two people agree and click during a conversation, this shows in their response times or time between when one person stops talking and the other begins. Find a study published in PNAS. The study examined response time of strangers and close friends
It also study how listener interpreted the quality of conversation between two others. दो लोगों के बीच में बातचीत जो होती है तो उसी को लेकर के अध्ययन किया गया है। बताया जा रहा है when two people agree and click during a conversation, this shows in their response times. रिस्पॉन्स टाइम को इन्होंने टाइम बिटवीन व्हेन वन पर्सन स्टॉप टॉकिंग एंड अदर बिगिंस, ठीक है, फाइंड ए स्टडी पब्लिश्ड इन PNAS। इसमें बताया जा रहा है जैसे कि एक व्यक्ति है, इसने बातचीत करना बंद कर दिया है, दूसरा अब चालू करेगा, इसी को इन्होंने कहा है रिस्पॉन्स टाइम। इसके बीच का जो टाइम है इसी को इन्होंने रिस्पॉन्स टाइम कहा है। ये अध्ययन PNAS के द्वारा किया गया और PNAS में इसको प्रकाशित किया गया। स्टडी ने ये भी एग्जामिन्ड किया रिस्पॉन्स टाइम ऑफ स्ट्रेंजर। कोई स्ट्रेंजर है तब रिस्पॉन्स टाइम कैसा रहेगा, क्लोज फ्रेंड है तो रिस्पॉन्स टाइम में क्या कैसा रहेगा। इट इज़ आल्सो स्टडीज हाउ लिसनर इंटरप्रेटेड, ठीक है, इंटरप्रेटेड द क्वालिटी ऑफ कन्वर्जेशन बिटवीन टू अदर। इसमें ये भी व्याख्या करी गई है कि जो लिसनर लोग रहते हैं कन्वर्सेशन की क्वालिटी को कैसे करके व्याख्या करते हैं, ठीक है, बिटवीन टू अदर्स। इसके बाद हम न्यूज़ देखने वाले हैं एक्सो प्लानट से रिलेटेड। हम पृथ्वी पर रहते हैं, अदर यदि जो प्लानट है पृथ्वी के अलावा जो जगह है उसको हम एक्सो प्लानट कहेंगे। तो डूम्ड एक्सो प्लानट मतलब कि बर्बाद एक्सो प्लानट। अब वो बर्बाद कैसे होगा इसके बारे में ये न्यूज़ हम देख लेते हैं। नासा के ट्रांजिटिंग एक्सो प्लानट सर्वे सैटेलाइट मिशन ने, अध्ययन किसने करा, नासा का ट्रांजिटिंग एक्सो प्लानट सर्वे सैटेलाइट मिशन ने, बताया जा रहा है बृहस्पति जैसे 3 विशाल एक्स्ट्रा सोलर ग्रहों को इन्होंने देखा है जो कि खतरनाक रूप से अपने विशाल या फिर उपविशाल तारों के करीब चक्कर लगा रहे हैं। उनमें से एक का नाम TOI 2337b नाम रखा गया है कि 10 लाख से भी कम वर्षों में अपने तारे द्वारा अवशोषित हो जाने की संभावना है। ये क्या हो जाएंगे, चक्कर लगा रहे हैं तारे का तो ये तारे में अवशोषित हो जाएंगे, जो किसी भी ज्ञात एक्सोप्लैनेट के लिए सबसे छोटा है, ठीक है। अब ये साइज इनका छोटा है तो ये क्या है, तारे में अवशोषित हो जाएंगे, ऐसी स्टडी यहाँ पर बताई जा रही है। अध्ययन ग्रहों के भूत, वर्तमान और भविष्य को समझने में मदद करता है। इसके बाद वाली जो स्टडी है वो एक्सरसाइज को लेकर के आई है। इसमें बताया जाता है एन इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चरों की जो अंतर्राष्ट्रीय टीम है उन्होंने ये अध्ययन किया है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज परफॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम इन द डे। एक दिन में अलग अलग टाइम में कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, उसी को लेकर ये अध्ययन किया गया है। द स्टडी पब्लिश्ड इन सेल मेटाबॉलिज्म, इसको कहाँ पर प्रकाशित किया गया है, सेल मेटाबॉलिज्म। ये बात बताती है हाउ द बॉडी प्रोड्यूस डिफरेंट हेल्थ प्रमोटिंग सिग्नल इन मॉलिक्यूल, मतलब कि कैसे करके हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है अलग अलग तरह के हेल्थ को प्रमोट करने वाले सिग्नल बताने वाले मॉलिक्यूल को इन एन ऑर्गन स्पेसिफिक वे डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। ऑर्गन स्पेसिफिक वे की हम बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, ये टाइम पर भी डिपेंड करता है। इनसाइट इंक्लूड हाउ रिलाइन फॉल्टी कार्डिशियन रिदम बाय अडॉप्टिंग द राइट एक्सरसाइज। PIB की एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशंस, नाम है सेला टनल प्रोजेक्ट, सेला सुरंग परियोजना। ये कहाँ पर है, ये है हमारी अरुणाचल प्रदेश में। बताया जा रहा है कि काम इसमें चालू है और लास्ट जो विस्फोट इसमें होना था वो भी गवर्नमेंट की तरफ से कर दिया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के कामेंग ज़िले में स्थित है सेला टनल प्रोजेक्ट। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद ये तवांग को हर मौसम में आना जाना सुगम करा देगा। इस परियोजना में 2 सुरंग बन रही हैं। दूसरी बात जो है, दूसरी जो रहेगी ना वो रहेगी 1555 मीटर लंबी
सुरंग नंबर 2 में यातायात के लिए एक बाईलेन और आपात स्थिति के लिए एक निकास सुरंग बनाई जा रही है। 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनाई गई सबसे लंबी सुरंगों में से एक होने वाली है यह। इस परियोजना में एक सुरंग और सुरंग 2 को जोड़ने वाली 1.3 किलोमीटर का एक रास्ता भी, संपर्क मार्ग भी इसमें बनाया जाएगा। कुछ बेसिक जानकारी है। नरेंद्र मोदी ने 2019 में सेला सुरंग परियोजना का शिलान्यास करा और 15 जनवरी 2021 को पहला विस्फोट किया गया। फिर इसकी खुदाई चालू हो गई। फिर 14 अक्टूबर 2021 को सुरंग 2 की खुदाई चालू हुई। इसके लिए विस्फोट हुआ, जो उसकी खुदाई के काम को पूरा होने का संकेत था। एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं पीआईबी से, वो है जिला सुशासन सूचकांक, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। बताया जा रहा है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की शुरुआत वर्चुअल माध्यम से करी है। उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। तो इसके बारे में कुछ कुछ बेसिक जानकारियाँ इसको हम देख सकते हैं। तो ये काम है ना, पहली बार हो रहा है जम्मू कश्मीर में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में पहली बार जिला सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में जम्मू शीर्ष पर रहा है। कुछ कुछ फैक्ट है जिनको हमें ध्यान ये रखना है कि देखो, इसमें 116 डेटा बिंदु हैं, 58 संकेतक हैं और 10 शासन क्षेत्र के प्रदर्शन इसमें शामिल है। हर जिला में डाटा संग्रह, उनकी जांच और सत्यापन की कठोर मजबूत प्रक्रिया का पालन करते हुए मानदंड को अपनाया गया है। बताया जा रहा है इस सूचकांक को जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि परिसीमन की शुरुआत हो गई है और जल्दी ही चुनाव भी होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मैं लोकसभा में आश्वासन दे दिया हूं कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, जम्मू को हम स्टेट बना देंगे, ठीक है। और फिर जैसे ही स्टेट बनेगा तो वहाँ के जो चुने हुए लोग हैं वो अपनी सरकार बनेगी वहाँ, और वो खुद फिर बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर शासन चल पाएगा। अब हम देख लेते हैं द हिंदू से मेन न्यूज़। आज है 23 जनवरी 2022, ठीक है, और आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका एक नारा था, बहुत बार आपने सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 23 जनवरी पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं ये जयंती है। इसी अवसर पर मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, शुभकामनाएं दी गई हैं। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं केरल से रिलेटेड, ठीक है। तो केरल के बारे में कुछ कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956 को। वहीं यदि हम इसकी स्टेट बाउंड्री की बात करें तो इसके पूर्वी वाला जो हिस्सा है उधर पर पड़ जाता है आपका तमिलनाडु, ठीक है। और यदि आप इसके ऊपर तरफ जाओगे नॉर्थ की तरफ में तो कर्नाटक के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। टोटल देखा जाए तो 2 स्टेट है जिनके साथ अपनी बाउंड्री को ये शेयर कर रहा है, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो केरल से रिलेटेड 1-2 फैक्ट हम देखेंगे, उसके बाद सीधे हम न्यूज़ देख लेंगे कि क्या न्यूज़ इसमें बात बताएगी। स्थापना दिवस तो हम देख चुके हैं कि 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ की लैंग्वेज है मलयालम। लिंग का अनुपात 1084 है। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। साक्षरता है 93.91, ठीक है। यदि हम देखें तो केरल पड़ता है अपने साउथ वाले हिस्से पर। त्रावणकोर और कोचीन रियासत को 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर कोचीन राज्य बनाया गया था। त्रावणकोर और कोचीन रियासत को आपस में मिला दिया गया और 1 जुलाई 1949 को हमने नाम दे दिए त्रावणकोर कोचीन राज्य। अब फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में। इसके अंतर्गत दोनों को हमने मिलाए और मालाबार को भी मिला दिए, तब जाके 1 नवंबर 1956 को बनता है केरल राज्य। केरल का जो पुराना नाम था वो आरण्यक था। आगे बताया जा रहा है यदि यहाँ की हम पंचलाइन की बात करें तो ईश्वर का अपना घर, गॉड्स ऑन कंट्री है।
पूरब की तरफ उत्तर में चले जाओगे तो उत्तर में कर्नाटक, ठीक है, पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर पड़ता है इसका। यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती? पेरियार, मणिमाला, अच्छन कोविल, मीनाचिल इत्यादि। सबसे महत्वपूर्ण जो रिवर है यहाँ की वो है पेरियार रिवर। झील की बात करें तो वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील यहाँ की प्रमुख प्रमुख झीलें हैं। न्यूज़ की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं केरला गेट्स इट्स फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस। केरला को पहली बार बर्ड एटलस मिला है। अब ये बर्ड एटलस क्या है? ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, जिस प्रकार से हम एटलस में राज्य को में देख लेते हैं, समुद्र कहाँ है, नदी कहाँ है, झीलें कहाँ है, उसी प्रकार से मानचित्र कई किस्म के होते हैं। कोई वनों के वितरण को बताते हैं, कोई जलों का वितरण, कोई नदियों का वितरण। तो ठीक इसी प्रकार से जो केरला का मैप है ना, ये है बर्ड मैप। कौन सी बर्ड कहाँ पर पाई जाती है केरल में, उसको बताने के लिए मैप तैयार किया गया। द एटलस हैज़ क्रिएटेड बेसलाइन डाटा अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड स्पीसीज। द केरला बर्ड एटलस, the first of its kind state level bird atlas in India, has created solid baseline data about the distribution of abundance of bird species across all major habitat, giving an impetus to futuristic studies। तो फ्यूचर के स्टडी के हिसाब से ना ये काफ़ी हमें प्रेरणा देने वाली चीज़ है। कौन सी प्रजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। conducted as a citizen science driven exercise with the participation of 1000 से भी ज़्यादा volunteer of the bird watching committee। The KBA has been prepared based on systematic survey held twice over 60 days। 2 बार इसका आयोजन किया गया है सर्वे का। 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, ये बर्ड वाचिंग कमेटी के अंतर्गत आते हैं। इसी के माध्यम से ही 60 दिन में 2 बार सर्वे हुआ। ए ईयर ड्यूरिंग द वेट, ठीक है, कब? जुलाई से लेकर सितंबर। इसके अलावा ड्राई में भी जनवरी से मार्च में भी हुआ। 2015 से लेकर के 2020 तब जाके हमको ये एटलस मिली है। बताया जा रहा है ये जो एटलस है अकाउंट फॉर नियरली 3 लाख रिकॉर्ड ऑफ 361 स्पीसीज। 3 लाख रिकॉर्ड हैं हमारे यहाँ इस एटलस में। 361 स्पीसीज देखने को मिलेगी। इसमें इंक्लूड है 94 वेरी रेयर स्पीसीज। ठीक है, टोटल 361 स्पीसीज हैं, उसमें से 94 कैसी हैं? बहुत कम, दुर्लभ कहना चाहिए। रेयर स्पीसीज 103 रेयर स्पीसीज, 110 कॉमन स्पीसीज। वेरी रेयर है 94, रेयर है 103 और 110 है कॉमन। 44 है वेरी कॉमन और 10 है मोस्ट एबंडेंट स्पीसीज, जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में इसको भी बांट दिया गया है। आगे बताया जा रहा है ये जो एटलस है ना, ये ऑफर करती ऑथेंटिक consistent and comparable data through random sampling from the geographical terrain split into nearly 4000 ग्रिड। 4000 ग्रिड में हमने केरला को बांट दिए हैं जियोग्राफिकल के हिसाब से। अलग अलग ग्रिड में कहाँ कौन सी प्रजाति पाई जाती है, बात यहाँ देखने को मिल जाएगी। बताया जा रहा है वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग आउट पेपर्स ऑन इंटरेस्टिंग ट्रेंड बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सॉलिड डाटा बिसाइड मेकिंग फ्यूचरिस्टिक प्रिडिक्शन। कहा जा रहा है कि हम फ्यूचरिस्टिक प्रिडिक्शन के लिए कुछ सॉलिड डाटा तैयार करना चाहते हैं। कुछ और फैक्ट यहाँ पर बताए जाते हैं कि देखो, इट इज़ आर्गुएबली एशियाज लार्जेस्ट बर्ड एटलस इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एक्सटेंट। इट इज़ आर्गुएबली मतलब कि यकीनन आप मानो तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट बर्ड एटलस है ये वाला। किस टर्म में? जियोग्राफिकल एक्सटेंट के कंटेंट में। ठीक है, इसके अलावा सैम्पलिंग इफोर्ट, जियोग्राफिकल क्षेत्र में सैम्पलिंग इफोर्ट के माध्यम से,
और स्पीसीज कवरेज डेराइव्ड फ्रॉम एग्रीगेशन ऑफ 25,000 चेकलिस्ट। आगे बताया जा रहा है कि ड्राई सीजन में पक्षियों की संख्या ज़्यादा थी, वेट सीजन में कम रही। तो वेट सीजन वाइल स्पीसीज richness and evenness were higher in the northern and central district than southern district। बताया जा रहा है कि देखो द स्पीसीज काउंट वाज हायर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन देन इन द वेट सीजन। जबकि आप देखोगे तो रिचनेस एंड इवननेस वर हायर इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। आप यदि सेंट्रल और नॉर्थ की तरफ जाओगे, ये केरल है, यहाँ पर बीच में देखोगे और इधर नॉर्थ की तरफ जाओगे तो यहाँ पर भी बर्ड की जो संख्या है वो ज़्यादा है। ठीक है, बताया जा रहा है साउथ वाले हिस्से में इधर बर्ड की संख्या कम मिली है। द मोस्ट ऑफ एंडेमिक्स वर कंसंट्रेटेड इन द वेस्टर्न घाट। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं एंडेमिक की श्रेणी में आती हैं, उनका कंसंट्रेशन वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। वाइल द थ्रेटेंड स्पीसीज वर मोस्टली अलोंग द कोस्ट। कुछ ये जो फैक्ट यहाँ बताए गए हैं ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मोस्ट एंडेमिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। थ्रेटेंड कैटेगरी वाली बर्ड कहाँ पर पाई जाती है? अलोंग द कोस्ट। एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली वो है कि ये जो सर्वे किया गया था ना, इसने इग्नोर कर दिया है शॉर्ट ड्यूरेशन पैसेज ऑफ माइग्रेंट स्पीसीज। थोड़े से समय के लिए जो पक्षियाँ एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेंट कर जाती हैं ना, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ थी। ठीक है, इंडिया की पहली, एशिया की सबसे बड़ी बर्ड एटलस केरल राज्य ने प्रकाशित की है। एक न्यूज़ आई है, कॉमन न्यूज़, जो हमारे नॉलेज में होना चाहिए। केंद्र सरकार क्या काम कर रही है ना, देखो मान के चलो ये एक IAS ऑफिसर है, पश्चिम बंगाल में इसकी पोस्टिंग है। केंद्र सरकार इसको अपने यहाँ पर बुलाना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से किसी पोस्ट पर काम करवाना चाहती है, लेकिन यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो इसका अपोज कर देती हैं कि हम इनको नहीं भेजेंगे। तो ये जो इनके पास जो वीटो की पावर होती है स्टेट के पास में, ठीक है, कि ये उनके ऊपर निर्भर है कि उनको भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। ये वीटो की पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट ख़त्म करना चाहती है। ठीक है, उनका कहना है कि केंद्र में IAS ऑफिसरों की कमी है, इसलिए हम ये तय करेंगे कि कितने केंद्र सरकार में IAS ऑफिसर रहेंगे और कितने राज्य सरकार में रहेंगे। बताया जा रहा है 600 IAS ऑफिसर की कमी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसलिए हमारा कामकाज काफ़ी प्रभावित हो रहा है। लेकिन यदि देखा जाए तो आज के टाइम में स्टेट गवर्नमेंट को भी IAS ऑफिसर की काफ़ी ज़रूरत है। कोरोना का काम चल रहा है तो ज़्यादातर जो सरकारें हैं ना, वो पूरा छोड़ दी हैं कलेक्टर के ऊपर में कि वो कैसे करके अपने हिसाब से परिस्थिति को हैंडल कर सकता है। तो यदि आपको IAS की ज़रूरत है तो नई जो भर्ती आप ले रहे हो उस पर आप निर्धारित कर दो ना कि इतनी भर्ती हम लेंगे, स्टेट में हम नहीं भेजेंगे। तो ज़रूरत नहीं है कि केंद्र सरकार अपने पास ये पूरी पावर को रख ले, क्योंकि हमारा जो संघवाद है, फेडरलिज्म जिसको बोलते हैं, फेडरल सिस्टम बोलते हैं, वो इससे प्रभावित होता है। और इससे ये लगता है कि केंद्र सरकार पूरी पावर अपने पास ही रखना चाहती, तानाशाही रवैया यहाँ पर दिखाई हमको देता है। इसी को लेकर के कई सारे जो अपोजिशन वाले स्टेट है ना, वो केंद्र सरकार को लिख चुके हैं। तो ट्रांसफ़र को लेकर के एक नियम कानून चलता है 1954 में जो बना था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल्स 1954। फॉरेन वाले पेज से एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं जैन मास्टर से रिलेटेड। हु ब्रॉट माइंडफुलनेस टू वेस्ट डाइस। बताया जा रहा है वेस्ट वाले हिस्से में माइंडफुलनेस को लाने का काम करा था जैन मास्टर ने, इनकी डेथ हो गई है। थिच नहाट हान अपोज्ड वियतनाम वार। बताया जा रहा है थिच नहाट हान ने अपोज किया था वियतनाम वार का, कि वियतनाम वार नहीं होना चाहिए, तुरंत रोको इसको।
वियतनामी मोंग रहे, बाद में ये टर्न हो गए पीस एक्टिविस्ट थिच नहाट हान। ठीक है, इन्हीं का नाम है क्या चीज़, जैन मास्टर। तो थिच नहाट हान ए ह्यूजली इन्फ्लुएंशियल बौद्धिस्ट थे, क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग माइंडफुलनेस टू द वेस्ट, हैज़ डाइड एज्ड 95, 95 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा था जैन मास्टर हुस रीच विद इन बुद्धिज्म इज सीन एज सेकंड ओनली द दलाई लामा। दलाई लामा के बाद इन्हीं का स्थान आता है जैन मास्टर का। ठीक है, स्पेंड नियरली 4 डिकेड इन एग्जाइल, 4 साल इनको अपने देश से निर्वासित होना पड़ा, आफ्टर बीइंग बेनिश्ड फ्रॉम हिज होमलैंड। ठीक है, यहाँ पर बेनिश्ड शब्द आया है जिसका मतलब होता है निर्वासित, फ्रॉम हिज बेनिश्ड फ्रॉम हिज होमलैंड फॉर कॉलिंग फॉर एन एंड टू द वियतनाम अमेरिकन वार। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये विरोध कर रहे थे कि वियतनाम अमेरिकन वार रुक जाए। थिच नहात हान पासेड अवे पीसफुली द एट द टू ह्यू टेम्पल इन सिटी ऑफ ह्यू, वियतनाम्स बुद्धिस्ट हार्टलैंड। आगे बताया जा रहा है बिफोर हिज रिटर्न टू वियतनाम इन 2018 में वियतनाम रिटर्न होने के पहले इन्होंने सेटअप करा था रिट्रीट्स को। ठीक है, रिट्रीट अराउंड द वर्ल्ड एंड रोट ओवर 100 बुक। यहाँ पर रिट्रीट वर्ड आया, मतलब कि होता है स्पिरिचुअल रिट्रीट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी। Spiritual retreat are integral part of many Hindu, Jewish, Buddhist, Christian and Sufi communities। तो इन्होंने धर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें स्थापित करी, ठीक है, शांति वांति के हिसाब से, और इन्होंने 100 से ज़्यादा बुक लिखी थी जिसमें इंक्लूड है माइंडफुलनेस एंड मेडिएशन। ठीक है, कॉर्नर स्टोन ऑफ ए 4.2 ट्रिलियन डॉलर, मतलब कि इसकी आधारशिला रखी थी 4.2 ट्रिलियन ग्लोबल वेलनेस इंडस्ट्री की, और इसको स्पाउस्ड मिला था, मतलब समर्थन मिला था ओरफा विनफ्रे की, एरियाना हुफिंगटन की, टेक बिलियनरीज मार्क बेनिफन की। जन्म की हम बात करें तो जन्म हुआ था 1926 में। थिच नहाट हान वाज ordained एज 16 and went on to found a youth school which trained volunteers to build clinics and infrastructure in village blighted by war। वार से जो लोग प्रभावित हुए थे उनके लिए क्लिनिक्स चलाई गई। आगे फिर बताया जाता है इन द अर्ली 1960s ही ट्रेवल्ड टू यूएस वेयर ही टॉट एट कोलंबिया एंड Princeton University, but after one trip in 1966 to meet US civil rights icon Martin Luther King, who joined his cause to end the Vietnam War, he was barred from returning home। दिक्कत यहीं पर हो गई थी, इसलिए उनको रिटर्निंग होने में दिक्कत जा रही थी।